आवाज़ की दुनिया के दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। आज मैं बात करूँगा स्क्रैच म्यूज़िक मशीन के बारे में। और एक गैजेट और था। अब इन दोनों गैजेट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आप थोड़ा-सा ये बात लीक से हट कर के बात होगी। पर आप मेरी बात को सुनेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएँगी। तो 80s का समय था वो, 86 का, 85, 86 का, जब ये म्यूज़िक जो था स्क्रैच म्यूज़िक मशीन, इसकी आवाज़ हम इंडियंस लोगों ने सुनी थी। और उस समय एक समय वो प्रचलन था फ़ास्ट डांसिंग का। ब्रेक डांस मार्केट में आ चुका था। सभी तरफ ब्रेक डांस के बहुत ज़्यादा चर्चे थे, पॉपुलर हो गया था ब्रेक डांस। और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जब हम कई बार उस समय शादी वगैरह में जाते थे, तो ब्रेक डांस के कैसेट लगते थे। इंग्लिश पूरा म्यूज़िक होता था। वो समय आजकल जो डीजे देखते हैं ना आप, वो डीजे का सिस्टम उस टाइम नहीं था, वो ब्रेक डांस म्यूज़िक चलता था। किसी फ़िल्म में जब इंटरवल होता था, तो ब्रेक डांस म्यूज़िक यानी स्क्रैच म्यूज़िक मशीन की आवाज़ें और ब्रेक डांस के या फ़ास्ट डांस नंबर्स फ़िल्म के इंटरवल में, मतलब जो अंतराल है उसमें म्यूज़िक में वही बजते थे, इंग्लिश म्यूज़िक बजते थे, बड़े अच्छे लगते थे। अब ये स्क्रैच म्यूज़िक है, ये मैं आपको बता दूँगा, इसकी साउंड प्ले करके तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि उस पे कॉपीराइट आ जाता है हमारे पर। तो वो इच्छा तो बहुत होती है कि आपको मतलब रेफ़रेंस से यानी म्यूज़िक सुना करके ये सारी बातें बताऊँ, लेकिन साहब अभी हम ये काम नहीं कर सकते। जब हमारा यूट्यूब थोड़ा-सा बड़े स्टैंडर्ड पर आएगा तो हम ये काम भी कर देंगे। अभी हम सिर्फ़ आपको रेफ़रेंस पॉइंट दे सकते हैं उन सब चीज़ों के जो हम बताते हैं। तो स्क्रैच म्यूज़िक जो था उसकी शुरुआत फ़ास्ट डांस या ब्रेक डांसिंग से हुई, ये सभी जानते हैं। पुराने आप वीडियोज़ देखिए 80s के, अर्ली 80s के, तो बाहर देश-विदेशों में क्या चल रहा था, वो आपको मालूम चल जाएगा। मेरी बात कितनी सत्य है, कितनी असत्य है, ये आपको मालूम चलेगा। लेकिन जहाँ तक स्क्रैच म्यूज़िक मशीन का इंट्रोडक्शन इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री में हुआ, हमारे जो बॉलीवुड के गाने जो हुआ करते थे उस समय, स्क्रैच म्यूज़िक मशीन का इस्तेमाल मुझे नहीं लगता कि पहले किसी और म्यूज़िक डायरेक्टर ने किया होगा। ये जो इस्तेमाल है, ये पहले आर डी बर्मन ने शुरू किया। हालाँकि इस तरह के जो गाने होते थे डिस्को, डिस्को की जो एक पकड़ थी वो बप्पी लहरी को ज़्यादा बताई जाती थी कि भाई बप्पी लहरी को डिस्को किंग कहा जाता था। कोई भी डिस्को नुमा गाना होता था, तो डिस्को नुमा गाने में ही ये स्क्रैच म्यूज़िक मशीन का यूज़ हुआ करता था। लेकिन आपको ये बात जानकर ताज्जुब होगी कि स्क्रैच म्यूज़िक मशीन का जो इंट्रोडक्शन है, जो आवाज़ का फ़िल्मी गाने में, वो हमको लगता है कि ये बप्पी लहरी ने शुरू किया, लेकिन साहब ये बप्पी लहरी से बहुत पहले आर डी बर्मन साहब ने शुरू किया था। अब आपको मैं बताता हूँ कि उसके साथ में एक डॉग साउंड गैजेट भी था कि जहाँ पर वो डॉग जैसी आवाज़ आती है म्यूज़िक में। ये डॉग साउंड इफ़ेक्ट जो था ये भी फ़िल्म इंडस्ट्री में रहा है। ये हालाँकि डॉग साउंड इफ़ेक्ट का यूज़ किसी भी म्यूज़िक डायरेक्टर ने किसी गाने में नहीं किया। और इस तरह के जो करतब थे वो सिर्फ़ आर डी बर्मन दिखा सकते थे, बता सकते थे कि जो आप समझिए कि हर वाद्य यंत्र किसी गाने में नहीं बजाया जा सकता। कुछ वाद्य यंत्र यानी कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, वो सिर्फ़ बैकग्राउंड म्यूज़िक पर ही बजाए जा सकते हैं। लेकिन आर डी बर्मन एक ऐसा एकमात्र इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो एक ऐसा बंदा था, एक ऐसा म्यूज़िक डायरेक्टर था जो किसी भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को कहीं पर भी लगा देता था और हमको ये इल्म होता था इस बात का कि यार ये कितना नेचुरल लग रहा है। यानी ना सिर्फ़ आप उस चीज़ को लगा दो, बल्कि हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में, ऑडियंस के दिमाग में ये चीज़ भी बैठ जाए कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ये सिचुएशन पर। जैसा मैंने आपको बताया, मनमोहन देसाई अपनी कुछ फ़िल्मों में
कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करते थे जिसका मेडिकल साइंस या जिसका सत्यता से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता था। लेकिन जब हम उन सीन्स को बहती फिल्म के साथ में, चलती हुई फिल्म के साथ में जब हम उन सीन्स को देखते हैं तो हमको लगता है यार इस सीन से अच्छा तो कोई सीन हो ही नहीं सकता था। मसलन अमर अकबर एंथोनी में 3 बेटों द्वारा एक ही समय पर खून दिया जाना, किसको? अपनी माँ को, जिसके बारे में वो जानते नहीं है कि ये हमारी माँ है, लेकिन अनजाने में वो जो जिस औरत को यानी निरपौर रॉय को वो खून देते हैं वो उसकी माँ होती है। ये हकीकत उन तीनों बच्चों को, उन तीनों लड़कों को फिल्म के आखिर में पता पड़ती है। लेकिन शुरुआती रील में ही जो स्टारिंग आता है, जो फिल्मों में नाम लिख करके आते हैं ना सभी के, वहाँ पर आप देखिए तीनों बेटों ने खून दिया। एक बहुत बड़ी जो बॉटल थी वो लगी हुई थी और तीनों बच्चों ने खून दिया। वो तीनों का खून जाकर के उस बड़ी बॉटल में इकट्ठा होता है और वहीं से एक पाइप होती है, वो जाकर के सीधा लगती है सिरिंज के द्वारा निरपौर रॉय यानी उनकी माँ को। यानी कमरे में 4 लोगों को दिखाया। ये चीज़ आज तक भी मेडिकल साइंस में ऐसा कोई भी इस तरह का मतलब अभी तक कोई डिस्कवरी या इन्वेंशन ऐसा नहीं हुआ है कि एक ही समय में एक मरीज से खून निकला जा रहा है और दूसरे मरीज को चढ़ाया जा रहा है। एक ही बॉटल में खून जा रहा है और उसी समय दूसरे मरीज को चढ़ाया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि इसका पिक्टोग्राफी है, सिचुएशन पर यह सीन कितना अच्छा लग रहा है, ऊपर से जो गाना है वो कितना अच्छा चल रहा है। तो मैं आपको यहाँ मनमोहन देसाई के बारे में सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो ख्वाबों ख्यालों से जुड़ी होती हैं, लेकिन वो कितनी ज़्यादा तार्किक लगती हैं। हालांकि उसमें तर्क नहीं होता, लेकिन फिर भी लगता है कि एक ऑन डिमांड कितनी अच्छी लग रही है चीज़, है ना। वही चीज़ है आर डी बर्मन के बाद साथ में। आर डी बर्मन ने कुछ ऐसे अनयूजुअल इंस्ट्रूमेंट्स का, कुछ ऐसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग म्यूजिक में यानी सॉन्ग्स में किया है। यानी आपको लगता है कि यार ये कोई और म्यूजिक डायरेक्टर इस तरह का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र का यूज नहीं कर सकता था। आर डी बर्मन ने किसी भी गाने में कुछ भी बजा दिया और लगता है कि यार इससे बेहतर कोई कर नहीं सकता। ये इंस्ट्रूमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी था इस जगह पर, और शायद अगर ये इंस्ट्रूमेंट इस जगह पर नहीं होता तो ये गाना अधूरा सा होता। हालांकि हम उसी समय ये भी समझते हैं कि ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये बड़ा अनयूजुअल है, ये गानों में नहीं बजता, लेकिन क्योंकि आर डी बर्मन ने इस चीज़ का यूज़ यहाँ पर किया है, करवाया है, तो हमें लगता है कि यार ये जो चीज़ है ये इस फिल्म, इस गाने के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसलिए नहीं कि हम आर डी बर्मन को सोच रहे हैं, हम सिचुएशन को सोचते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार ये तो होना ही चाहिए था यहाँ पर। तो एक डांस परफॉर्मेंस था, मैं आपको बताऊं अब। फिल्म थी एक मैं और एक तू, रिलीजिंग ईयर था 1986, 1986। और ये फिल्म जो थी ना, ये निर्देशित की थी रवि टंडन साहब ने। अब आप बोलेंगे रवि टंडन कौन है? तो रवि टंडन है आपके रवीना टंडन के पिताजी। बहुत बड़े एक डायरेक्टर रहे हुए हैं, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों का निर्देशन किया है। और 1986 में उन्होंने उनके जो बेटे हैं यानी रवीना टंडन के बड़े भाई राज टंडन, उनको लेकर के एक फिल्म बनाई थी अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए। साथ में उनकी जो अपोजिट हीरोइन थी उनका नाम था रुबीना खान, वो एक एक्ट्रेस थी। और ये फिल्म मैंने जैसा आपको बताया कि इसमें जो और कलाकार थे वो थे शशि कपूर, तनुजा, राज टंडन तो खुद थे ही, और रुबीना खान। और रिलीज़ हुई थी 1986 में, और इसकी जो रनिंग टाइम था वो करीब 138 मिनट का था। एक गाना था उसमें जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें स्क्रैच म्यूज़िक का यूज़ हुआ था, उसका वो गाना गाया था अमित कुमार साहब ने। ओ हसीना क्या तेरी तारीफ़ करूँ, मैं तुझे किस नाम से आवाज़ दूँ, है ना। वो एक गाना था जिसमें स्क्रैच साउंड मशीन के साथ में डॉग साउंड म्यूज़िक का भी यूज़ किया गया था। एक डॉग साउंड यानी ऐसा लगता है जैसे कुत्ते की जैसी आवाज़ आती है, और इसका इस्तेमाल अमूमन कोई गाने में नहीं कर सकता, वो बड़ी अनयूजुअल साउंड लगेगी। लेकिन आर डी बर्मन ने जिस साउंड का भी यूज़ कहीं पर भी किया, लगता है यार इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था। तो इस गाने में उन्होंने
इसका इस्तेमाल किया है। ओ हसीना क्या तेरी तारीफ करूं, मैं तुझे किस नाम से आवाज़ दूं। हालांकि ये गाना इसलिए नहीं चला क्योंकि ये फिल्म बैठ गई, ये फिल्म भी नहीं चली, ये हीरो नहीं चले, और जब कोई फिल्म नहीं चलती है इंडिया में तो वो गाने भी नहीं चलते हैं। हालांकि इन गानों में कोई कमी नहीं थी, वो समय था डिस्को का, तो वो एक डिस्को में इस तरह के इफ़ेक्ट्स हुआ करते थे उस समय कि आप देखिए कोई भी फिल्म होती थी वो डांस वांस की फिल्में होती थी उस समय। सारे म्यूज़िक डायरेक्टर डिस्को की फिल्में ही कर रहे थे, चाहे उनमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो, चाहे राजेश रोशन हो, उषा खन्ना हो, अगर हम पप्पी लहरी की बात करते हैं उनके अलावा सभी लोग ये काम कर रहे थे। आर डी बर्मन ने भी ये काम किए, लेकिन आर डी बर्मन के हर गाने में, डिस्को वाले गाने में भी एक वैरायटी हुआ करती थी, वो एक जैसी मशीन नहीं लगती थी उनके, साउंड सिस्टम था, अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स बजते थे। तो ये जो गाना था ये इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन आप इस गाने को सुन सकते हैं। स्टीरियोफोनिक पर गाना था, मोनो पर भी था, लेकिन अगर आप इसको स्टीरियोफोनिक पर सुनेंगे तो बहुत ही प्यारा गाना लगेगा। हालांकि स्क्रैच म्यूज़िक मशीन, जैसा मैंने बताया, ये 1986 में इस फिल्म में इस गाने में यूज़ किया गया था, लेकिन जो आपने इसी स्क्रैच म्यूज़िक को सुना फिर बप्पी लहरी के साथ में, फिल्म थी डांस डांस जो कि प्रदर्शित हुई थी 1987 में, और उसके बाद में एक फिल्म थी मैं बलवान, वो भी बप्पी लहरी द्वारा ही संगीत निर्देशित फिल्म थी जो कि रिलीज़ हुई थी 1988 में। तो बप्पी लहरी को हम समझते हैं कि उन्होंने ये म्यूज़िक का यूज़ किया, लेकिन इससे पहले भी यानी स्क्रैच म्यूज़िक मशीन का यूज़ आर डी बर्मन कर चुके थे। और जहाँ तक डॉग साउंड गैजेट का कमाल है, इस म्यूज़िक को आपने सुना होगा आनंद मिलिंद के म्यूज़िक, मतलब जिस फिल्म में उनका म्यूज़िक होता था आनंद मिलिंद का, एक फिल्म मैं बता रहा हूँ बोल राधा बोल, जो कि प्रदर्शित हुई थी 1992 में। वहाँ पर बैकग्राउंड में कई जगह पर जहाँ जहाँ पर भी कुत्ता भागता है इस फिल्म में, बोल राधा बोल में एक डॉग होता है ब्लैक कलर का, वो जहाँ जहाँ पर भी भागता है, रोड पर भागता है या सीढ़ी से नीचे उतरता हुआ आता है कई सीन में, वहाँ पर जो डॉग साउंड इफेक्ट जो आता है, वो डॉग साउंड इफेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, 1992 की फिल्म थी ये बोल राधा बोल, और इस डॉग साउंड इफेक्ट को आर डी बर्मन ने इसी फिल्म में, इसी गाने में, एक मैं और एक तू का क्या था वो, ओ हसीना क्या तेरी तारीफ करूं, उस गाने में दिया है। तो इस गाने में आपको ये डॉग साउंड इफेक्ट भी मिलेगा और उसी समय पर आपको स्क्रैच म्यूजिक मशीन इफेक्ट भी मिलेगा। और फिल्म के बीच बीच में जो इंटरलूड्स होते हैं वहाँ पर यही इफेक्ट है, इसी तरह का आप मेरी बात को समझ जाएंगे। खच 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 करके जो म्यूज़िक है और डॉग म्यूज़िक है, वो साउंड जो है वो अल्टीमेट साउंड है। और इस पर मैं क्या कहूँ आपको, जो अमित कुमार ने जो गाना गाया है, मैं आपको क्या कहूँगा उसके ऊपर, एक कि ऐसा नहीं है कि आवाज़ और सांस पर जो कंट्रोल होता है वो सिर्फ शास्त्रीय संगीत वाले जो आर्टिस्ट होते हैं वो ही कर सकते हैं, या दूसरी तरफ जो भरपूर शेरो शायरी वाले जो गज़ल गायक ही इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्योंकि हम ये देखते हैं कि आवाज़ या सांसों पर कंट्रोल या तो शास्त्रीय संगीत वाले जो जो आर्टिस्ट होते हैं, अदाकार होते हैं, वो कर सकते हैं, या शेरो शायरी वाले कर सकते हैं। बट मैं आपको कहता हूँ कि जो फिल्मी गानों में, और फिल्मी गानों में भी जो इस तरह के गानों में जिनमें कोई ख़ास ना तो शेरो शायरी होती है और ना शास्त्रीय संगीत होता है, वहाँ पर भी आवाज़ पर और सांस पर किस तरह से काम किया जाता है, ये कोई इस तरह के गानों में अमित कुमार साहब से सीखे। तो इसे अमित कुमार की बदनसीबी ही कहो कि उन्हें कभी भी उम्दा शायरी वाले गाने नहीं मिले, लेकिन जो भी कोई गाने उनको मिले, जैसे ये गाना था, ये एक डांस नंबर था, इसको कोई बीते समय में कोई याद नहीं रख सकता, क्योंकि गुजरते समय में सिर्फ वही गाने छाए रहते हैं लोगों के दिमाग में जिनकी शायरियाँ बहुत अच्छी रही थी, लेकिन जिनमें और कोई एफर्ट्स अगर किसी सिंगर ने लगाया या म्यूज़िक के भरोसे कोई गाना उतना नहीं चल सकता था। तो इस गाने को अमित कुमार ने पूरी लगन से गाया, और इसमें उन्होंने आवाज़ के साथ साथ सांस पर भी पूरा कंट्रोल रखा। यानी इसमें हो हाँ 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 हो ऐसे करके आवाज़ जो अपने मुंह से निकालते हैं ना, आप देखिए उस आवाज़ में प्रॉपर इनहेलिंग और एक्सहेलिंग चलती है, यानी सांस को लेना और सांस को छोड़ना, ये दोनों चीज़ें
उनकी आवाज़ में चलती है जब भी कभी वो हूँ हाँ हाँ हो ऐसे करते हैं ना बीच बीच में, इस गाने के बीच में रिदम के साथ में, यानी आवाज़ को रिदम के तौर पर इस्तेमाल करना, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की तरह से इस्तेमाल करना, और उस पर से सांसों पर जो उनका कंट्रोल है, यानी अपनी आवाज़ को जब हम इस तरह से करते हैं हाँ हाँ ही ऐसे करके, या हम योडलिंग करते हैं, तो हमारी आवाज़ की, यानी जो सिंगर्स होते हैं, जो सो कॉल्ड सिंगर्स हैं, उनकी आवाज़ की जो शेप होती है, आकार और आकृति, वो बिगड़ती है, 100% बिगड़ती है। यानी जब हम इस तरह के करतब करते हैं गाने में गाते हुए, और जब हम इस तरह से आवाज़ निकालते हैं हाँ हाँ हूँ, तो हमारी आवाज़ की जो आकार है वो बिगड़ता है, चेंज होता है। लेकिन अपने बिगड़े हुए जो अंदाज है ना आवाज़ के, सांसों का जो रिदम है, इनहेलिंग एक्सहेलिंग है, बिना आवाज़ के टेक्सचर यानी उसकी बनावट को तोड़े हुए फिर से अपनी आवाज़ को मेन स्ट्रीम या बेस लाइन पर जोड़ के रखना, ये बच्चों का काम नहीं होता। आप देखेंगे अमित कुमार साहब की आवाज़ है, उन्होंने कोई भी इसमें गाने में एक्सपेरिमेंट किया है ना, और फिर वो मेन रिदम पर जब आकर के गाना गाते हैं, मुखड़े से अंतरे पर, अंतरे से मुखड़े पर, और उसके बीच में हा हा हूँ ये करते रहते हैं ना, उनकी आवाज़ बिल्कुल भी बदलती नहीं है, कोई भी चेंज नहीं होती है, स्केल में रत्ती भर का चेंज नहीं आता है। और वो एक समय हुआ करता था जहाँ पैचिंग नहीं हुआ करती थी म्यूजिक की, कि आप टुकड़ों टुकड़ों में गा करके और लास्ट में एक पूरा गाना नहीं बना सकते थे, वो पूरा वन टेक रिकॉर्ड होता था। तो इसलिए भी मैं अमित कुमार को मानता हूँ कि उनको गाने वैसे नहीं मिले जो कि बाद में कई लोगों को मिले, कुमार शानू को मिले, या बहुत लोगों को, जो कि सिर्फ शायरी प्रधान गाने हुआ करते थे, जहाँ लोग बाग सिर्फ शायरी को समझते थे कि हाँ साहब शायरी की आड़ में वो सिंगर को बढ़िया मानते थे। अरे साहब, सिंगर वो ज़्यादा अच्छा होता है, मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो बिना शायरी के भी सिर्फ अपनी आवाज़ और अपने अंदाज के दम पर उस गाने में रंग भर दे, चाहे वो गाना मैं 40% रंग भर दे, मैं उस सिंगर को सिंगर मानता हूँ। बाकी वो सिंगर क्या जिसको शायरी बहुत अच्छी मिल गई, भाई किसी को भी शायरी अच्छी मिलेगी तो वो तो अच्छा वो गाना तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन जो सिर्फ अपनी आवाज़ के दम पर उस गाने को चला दे, भले ही वो गाना शायरी वाला हो चाहे नहीं हो। तो ये एक उदाहरण था अमित कुमार साहब का, जहाँ पर ये चीज़ साबित होती है कि उन्हें लाइफ में कभी अच्छी शायरियाँ नहीं मिली, लेकिन जो भी कुछ उनको मिला उन्होंने बड़े दिल से गाया, बड़े जज्बात के साथ गाया, और उस मूड के, उस सरकमस्टेंस के गाने में जो भी कोई चीज़ ज़रूरी थी उसको उन्होंने क्या बखूबी पेश किया। हालांकि ये फिल्म नहीं चली, और यही होता था पहले कि जब फिल्म नहीं चलती थी तो गाने भी नहीं चलते थे, और ये तो एक छोटे बजट की फिल्म थी। मैं बड़े बड़े बजट की ऐसी फिल्म्स बता सकता हूँ कि जब वो फिल्म नहीं चली तो उनके गाने चाहे कितने भी अच्छे थे वो भी नहीं चल पाए, क्योंकि ये सब फिल्म इंडस्ट्री है। यहाँ पर हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि गानों की अपने आप में कोई औकात नहीं होती है, वो तो एल्बम अब बनने लगे हैं, वो समय था जब एल्बम नहीं होते थे। फिल्म के गाने फिल्म की कहानी से जुड़े हुए होते थे, जब कहानी नहीं चलती थी तो वो गाने भी नहीं चलते थे। तो ये मैंने आपको बताया आज अपने इस अध्याय में कि कुछ गाने ऐसे रहे जिसमें म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट ऐसे यूज़ हुए जिसके ऊपर हम समझ सकते हैं कि हमको लगता है कि वो किसने शुरू किए थे, लेकिन वास्तविक रूप से अगर हम सही अर्थों में देखें तो वो कहीं और पहले ही बज चुके होते हैं, और फिर जब हमको वो इंस्ट्रूमेंट बाद में समझ में आते हैं तो हम ये जान ही नहीं सकते कि ये इंस्ट्रूमेंट, ये वाद्य यंत्र सबसे पहले किसने शुरू किए थे बजाना। चलिए, आज की इस खास पेशकश में बस यहाँ तक ही। अपनी बात मैं कंटिन्यू करूँगा अगले किसी एपिसोड में, जो कि गानों और वाद्य यंत्रों से मुखातिब होगा। तब तक के लिए मुझे यानी अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए। अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम।